जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेहनत इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। अरे वाह, क्या शानदार बात कही है आपने शुरुआत में ही। बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो हमारी और आपकी पूरी जिंदगी को लिटरली कंट्रोल करता है। हाँ, मतलब सोचिए ना, इंसान की जरूरतें तो अनंत हैं। आज नया फोन चाहिए, कल बड़ी गाड़ी चाहिए, परसों बड़ा घर चाहिए। ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो जेब में पैसा है या जो संसाधन है, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। एकदम सही पकड़े हैं। और इसी अनलिमिटेड ख्वाहिशों और लिमिटेड पैसे के बीच का जो झगड़ा है ना, बस वहीं से दुनिया का सबसे पावरफुल सब्जेक्ट निकल कर आता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहते हैं। तो देखिए, आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। आज हम इकोनॉमिक्स एसेंशियल्स नाम के एक बहुत ही जबरदस्त और विजुअल स्टडी गाइड का डीप डाइव करने वाले हैं। इसमें इतनी मस्त देसी ट्रिक्स और पिक्चर्स हैं कि कितने भी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हों, आपके दिमाग में एकदम छाप जाएंगे। हाँ, और हमारा टारगेट है इन बेसिक प्रिंसिपल्स को बिल्कुल दोस्तों की तरह डिकोड करना। इसके फाउंडर्स से लेकर इकोनॉमी के तीनों मेन इंजन्स तक सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ, एक सिंपल सी कॉटन की शर्ट हमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कैसे समझा सकती है, वो भी देखेंगे। सही बात है। देखिए, पहली ही स्लाइड पर एक बहुत ही कमाल की तस्वीर बनी है, जिसने मेरा ध्यान पूरी तरह खींच लिया। उसमें एक तराजू दिखाया गया है। तराजू के एक पल्ले पर आलिशान घर और मस्त चमचमाती गाड़ियां रखी हैं, और दूसरा पल्ला जिस पर थोड़ा सा पैसा रखा है, वह हवा में ऊपर उठा हुआ है। बहुत ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये स्कैरसिटी की। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ इस तराजू को बैलेंस करने का ही साइंटिफिक तरीका है? देखिए, एक लाइन में कहूं तो हाँ, इकोनॉमिक्स एसेंशियली चॉइसेस का या विकल्पों का ही विज्ञान है। दुनिया भर का पैसा और रिसोर्सेज लिमिटेड है और जरूरतें अनलिमिटेड। तो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस बैलेंस को बनाने की आर्ट ही इकोनॉमिक्स है। क्या बात है, बड़ा क्लियर फंडा है। तो चलिए अब नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं, जहां इस सब्जेक्ट के पितामह यानी फाउंडर्स की बात की गई है। सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। जी हाँ, जिन्हें इकोनॉमिक्स का बाप या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस किताब आई थी 1776 में, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। और नोट्स में इसको याद रखने की ट्रिक देखिए कितनी मजेदार है। हाँ, वो ट्रिक तो मुझे भी बहुत फनी लगी। लिखा है कि स्मिथ का मतलब होता है सुनार, और सुनार हमेशा सोने और वेल्थ का काम करता है। तो स्मिथ मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस। जिंदगी भर नहीं भूलेगा कोई ये। बिल्कुल, यही इन ट्रिक्स की खासियत है। पर एक मिनट, यहाँ एक कंसेप्चुअल बात समझनी जरूरी है। एडम स्मिथ का वेल्थ से मतलब सिर्फ तिजोरी में भरे सोने चांदी से नहीं था। अच्छा, तो फिर किस चीज से था? क्योंकि उस जमाने में तो राजा लोग सोने से ही अमीरी नापते थे ना। वही तो सोच बदली उन्होंने कहा कि किसी देश की असली दौलत वहां का सोना नहीं, बल्कि वहां के लोगों की प्रोडक्शन करने की क्षमता है, लोगों की मेहनत है। यहाँ उन्होंने इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट दिया कि जब इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है तो अनजाने में देश की तरक्की होती है। अरे वाह। उसके बाद स्लाइड में एक और बड़ा नाम है, जेएम कीन्स का। इन्हें मॉडर्न या मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा गया है, और इनकी किताब 1936 में आई थी। और हाँ, हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के पितामह चाणक्य जी का भी जिक्र है, जिनकी किताब अर्थशास्त्र, राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन पर थी। सही कहा। पर अगर हम कीन्स की बात करें तो आप साल पर ध्यान दीजिए, 1936। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी से गुजर रही थी। हाँ, मतलब करोड़ों लोग बेरोजगार थे और मार्केट क्रैश हो चुका था। एग्जैक्टली। उस वक्त पुराने अर्थशास्त्री परेशान थे क्योंकि मार्केट खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। तब कीन्स ने आकर बोला कि भैया, सरकार को दखल देना पड़ेगा, और यहीं से इकोनॉमिक्स को देखने का नजरिया बदला। और इस बदलाव को स्लाइड नंबर 3 में दिखाया गया है, जहां 1933 में रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को ऑफिशियली 2 हिस्सों में बांट दिया, माइक्रो और मैक्रो। इसे समझाने के लिए जो पेड़ का एग्जाम्पल दिया है ना, वो बहुत ही सटीक है। हाँ, पेड़ वाली पिक बहुत आसान कर देती है इसको। अगर आप पेड़ की सिर्फ एक टहनी या उसके एक पत्ते को जूम करके देख रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर आप थोड़ा पीछे हटकर पूरे के पूरे जंगल को एक साथ देख रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बहुत बढ़िया। तो चलिए माइक्रो को थोड़ा और खोलते हैं। किसी एक इंसान या एक फैमिली या एक कंपनी की इनकम का अध्ययन माइक्रो है,
जैसे एक पेन की कीमत कैसे तय होगी। और इसकी देसी ट्रिक देखिए स्लाइड में, माइक्रो की स्पेलिंग में आई आता है। हाँ, आई फॉर इंडिविजुअल यानी मैं या अकेला। जो अकेले की बात करे वो माइक्रो। एक क्लियर और मस्त ट्रिक है। और दूसरी तरफ आता है मैक्रो, जहां पूरे देश की नेशनल इनकम या महंगाई की बात होती है। इसकी ट्रिक है कि मैक्रो में ए आता है, ए फॉर ऑल, यानी सबका। जो पूरे देश की कलेक्टिव बात करें वो मैक्रो। बिल्कुल सही। पर देखिए, एक सेकंड, यहां मेरा एक बढ़िया वाला डाउट है जो शायद हर स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा। हाँ हाँ, पूछिए क्या डाउट है। अगर माइक्रो का मतलब छोटा होता है तो क्या इसमें सिर्फ कम पैसे आते हैं? मतलब मान लीजिए रिलायंस या टाटा कंपनी है, इनका साल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए है, तो अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो क्या ये बड़ा प्रॉफिट मैक्रो में जाएगा या माइक्रो में? अरे बहुत ही शानदार सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब एग्जाम में बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। देखिए, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो या 1 लाख करोड़ का, वो आएगा हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। हैं? ऐसा क्यों? अमाउंट तो इतना बड़ा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का डिसीजन पैसे के अमाउंट से नहीं होता, बल्कि स्टडी की यूनिट या इकाई से होता है। रिलायंस चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर है तो आखिर एक ही कंपनी ना, तो वो आई यानी इंडिविजुअल की कैटेगरी में ही आएगी। अच्छा, मतलब यूनिट देखनी है, क्वांटिटी नहीं। एकदम। वहीं अगर पूरे देश की महंगाई सिर्फ 1% बढ़ती है, तो नंबर देखने में भले ही छोटा लग रहा हो, पर वो पूरे देश की जनता को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो मैक्रो होगा, ए फॉर ऑल। क्या मस्त क्लियर हुआ है ये पॉइंट, मजा आ गया। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 4 पर आते हैं। अब तक हमने नजरिया देख लिया, पर सवाल यह है कि देश में ये पैसा एक्चुअल में बनता कहां से है? इकोनॉमी का ये इंजन चलता कैसे है? गियर्स की स्लाइड में आप देखेंगे 3 अलग अलग रंग की गाड़ियां या गियर्स बने हैं जो एक दूसरे में फंसे हुए हैं। एक घूमेगा तो बाकी दोनों को घूमना ही पड़ेगा। सही बात है। सबसे पहला गियर है प्राइमरी सेक्टर। इसे प्रकृति की देन भी कहते हैं। स्लाइड में एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है जहां ऊपर एक खेत बना है और ठीक उसके नीचे एक कोयले की खदान दिखाई गई है। हाँ, क्योंकि यहाँ वो सब काम आते हैं जो डायरेक्ट नेचर से जुड़े हैं। खेती करना, मछली पालन, खदान से कोयला निकालना। और इन वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये बेचारे दिन भर धूप और मिट्टी में खून पसीना एक करते हैं। बिल्कुल ठीक। पर देखिए, अगर खेत से सिर्फ कपास या कॉटन निकाल ली तो वो खुद ब खुद तो शर्ट बन नहीं जाएगी ना। यहाँ काम आता है दूसरा गियर, यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम फैक्ट्री और मशीन का सेक्टर कहते हैं। सही कहा। और इस सेक्टर का सबसे मेन काम होता है वैल्यू एडिशन, यानी कच्चे माल से कुछ नया और यूजफुल बनाना, जैसे गन्ने से चीनी बनाना या कपास से शर्ट बनाना। यहाँ फैक्ट्री में काम करने वालों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। लेकिन इन सब के बाद आता है स्लाइड नंबर 5 पर तीसरा और सबसे खतरनाक गियर, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। मैडम, इस स्लाइड ने सच में मेरा दिमाग थोड़ा हिला दिया है। अरे ऐसा क्या हो गया उसमें? उसमें लिखा है कि ये सेक्टर कोई सामान बनाता ही नहीं है, फिर भी इंडिया की जीडीपी में लगभग 53% का सबसे बड़ा योगदान देता है। मतलब जो चीज फिजिकली दिख ही नहीं रही, वो आधी से ज्यादा इकोनॉमी कैसे चला रही है? देखिए, यही तो आज की मॉडर्न इकोनॉमी का मैजिक है। इसकी ट्रिक याद कीजिए, स्लाइड वाली, ट्यूशन पढ़ाने वाली ट्रिक। जब आप किसी टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं तो बाहर आकर आपके हाथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, पर आपके दिमाग की वैल्यू तो बढ़ जाती है ना। हाँ, नॉलेज तो मिलती है। बस वही सर्विस है। डॉक्टर, टीचर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट सब यहीं आते हैं। आप अपना स्मार्टफोन ही ले लीजिए। सेकेंडरी सेक्टर ने उसका प्लास्टिक और शीशा बना दिया, पर अगर उसमें जियो या एयरटेल का इंटरनेट ना हो, सॉफ्टवेयर ना हो, तो वो एक रात का फोन बस एक कचरे का डब्बा है। अरे हाँ, असली कीमत तो उसके अंदर चलने वाली सर्विसेज की है जो टर्जरी सेक्टर देता है। बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए स्लाइड में द वैल्यू चेन का जो एग्जाम्पल दिया है शर्ट वाला, वो पूरी पिक्चर एकदम साफ कर देता है। एक एक स्टेप आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, वो तो कमाल का हिस्सा है। देखिए, किसान ने कपास उगाई तो वो प्राइमरी हुआ। फिर उस कपास को ट्रक में डालकर फैक्ट्री तक ले गए तो वो ट्रक ट्रांसपोर्ट है, यानी टर्शरी। फैक्ट्री की मशीन ने उसको शर्ट बनाया तो वो सेकेंडरी। और उसके बाद क्या? उसके बाद उस शर्ट को बेचने के लिए एड बनाया गया। दुकानदार ने उसको बुटीक में एसी चलाकर डिस्प्ले किया, बैंकिंग से पेमेंट ली। यह सब का सब फिर से टर्शरी सेक्टर में आ गया। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक का सफर बिना टर्शरी की मदद के तो तय ही नहीं हो सकता।
एकदम पॉइंट पर आए हैं आप। तीनों गियर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब जब तीनों इंजन्स काम कर रहे हैं तो अगला सबसे लॉजिकल सवाल जो स्लाइड 6 पर आता है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? और इसी सवाल का जवाब दुनिया के नक्शे पर 3 मस्त साइन बोर्ड्स के रूप में दिया गया है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। हर देश इस गाड़ी को अपने तरीके से चलाता है। सबसे पहला मॉडल है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, जिसका एग्जाम्पल अमेरिका और ब्रिटेन है। यहाँ सरकार का बिजनेस में कोई खास दखल नहीं होता, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है और उनका बस एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट या मुनाफा कमाना। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है कि पूंजी सिर्फ प्राइवेट आदमी की जेब में होती है। हाँ, और इसके ठीक ऑपोजिट दूसरा साइन बोर्ड है सोशलिस्ट यानी समाजवादी इकोनॉमी का। यहाँ प्राइवेट का कोई रोल ही नहीं, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, जैसे पुराना रशिया या नॉर्थ कोरिया। सही पकड़े। और यहाँ प्रॉफिट नहीं बल्कि समाज का कल्याण देखा जाता है। ट्रिक ये है कि समाज यानी सरकार सबका बराबर ध्यान रखेगी, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। लेकिन देखिए, नोट्स दोनों की बुराइयां भी क्लियर बताते हैं। कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी बढ़ती है और सोशलिज्म में ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं होता। और इसलिए आती है स्लाइड नंबर 7, हमारा प्यारा भारत, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका देसी मास्टर ट्रिक का जो विजुअल है ना, उसने तो दिल ही जीत लिया। हाँ, वो पिक सच में बहुत मस्त है ना। एकदम। पिक्चर में आसमान में टाटा की एयर इंडिया उड़ रही है, जो प्राइवेट है और जिसको प्रॉफिट कमाना है, और ठीक उसके नीचे सड़क पर लाल रंग की सरकारी बस चल रही है, जिसका मकसद लोगों को सस्ती टिकट देना है। फिर साइड में जियो और बीएसएनएल दोनों के टावर्स हैं। ये दोनों का साथ मिलकर चलना ही तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल, जहाँ प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर गेम खेले वो मिक्स्ड मॉडल है। पर मैडम, या ना मेरे दिमाग में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अच्छा, कैसा कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, प्राइवेट कंपनी का ब्लड ग्रुप ही यही है, प्रॉफिट कमाना यानी चीजों को महंगे में बेचना। और सरकार का काम है वेलफेयर करना यानी सस्ते या फ्री में सुविधा देना। क्या इन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराओं में आपस में लड़ाई या क्लैश नहीं होता होगा? बहुत ही डीप एनालिसिस किया है आपने, और इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल टकराव होता है। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ब्यूटी भी है और चैलेंज भी। इस क्लैश को हैंडल करना ही एक अच्छी सरकार का असली काम है। पर ये बैलेंस होता कैसे प्रैक्टिकली? एक सिंपल से साइकिल को इमेजिन कीजिए। सरकार प्राइवेट कंपनीज को खुली छूट देती है कि जाओ खूब बिजनेस करो और दबा के प्रॉफिट कमाओ। पर जब वो प्रॉफिट कमा लेते हैं तो सरकार उन पर लगा देती है मोटा टैक्स। ओहो, मतलब पैसा घूमकर सरकार के पास ही आना है। एग्जैक्टली। और फिर उस टैक्स के पैसे से सरकार गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल चलाती है, स्कूल चलाती है, राशन पर सब्सिडी देती है। तो देखिए, कैपिटलिज्म ने दौलत बनाई और सोशलिज्म ने उस दौलत को टैक्स के थ्रू कल्याण में बदल दिया। यही तो मिक्स्ड इकोनॉमी का असली मैजिक है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट का मुनाफा और पब्लिक का फायदा। और दोस्तों, इसके ठीक बाद स्लाइड नंबर 8 पर एक मास्टर माइंड मैप दिया गया है। उस एक फ्लो चार्ट ने पूरे चैप्टर को फाउंडर्स, माइक्रो, मैक्रो, तीनों सेक्टर्स और सिस्टम्स सबको एक ही स्क्रीनशॉट में डाल दिया है। एग्जाम से एक रात पहले बस वो एक पेज देख लो और काम खत्म। वही तो इस स्टडी गाइड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आज की इस जबरदस्त चर्चा को हम रैप अप करें तो हमने देखा कि अनलिमिटेड ख्वाहिशों और लिमिटेड पैसे से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। फिर आई और ए यानी माइक्रो और मैक्रो का फंदा समझा। फिर हमने 3 रंग की कॉलर्स देखें, रेड, ब्लू और व्हाइट। खेत से प्राइमरी, फैक्ट्री से सेकेंडरी और फाइनली शोरूम में एसी की हवा खाते हुए टर्शियरी। और लास्ट में देखा कि अमेरिका से लेकर इंडिया तक इकोनॉमी गाड़ी के अलग अलग मॉडल्स कैसे चलते हैं। सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं है। आज के बाद जब आप न्यूज़ देखकर या मार्केट जाकर एक नॉर्मल सी शर्ट भी खरीदोगे ना, तो उसके पीछे का किसान, फैक्ट्री और एसी वाला सेल्समैन आपको पूरी ग्लोबल चेन समझा देगा। एकदम सच बात है, नजर ही बदल जाएगी दुनिया को देखने की, है ना? इस गाइड का जो अप्रोच है वो पुराने बोरिंग अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है। मतलब इसका मिशन ही ये है कि जीडीपी, जीएनपी जैसे भारी शब्दों को रटने से आजादी दिलाई जाए। सही बात है।
रटकर तो वैसे भी इकोनॉमी समझ नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो इसमें चीजों को रटने के बजाय 3D विजुअल्स और कुछ कमाल की देसी ट्रिक्स के जरिए समझाया गया है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। और विजुअल्स भी काफी इम्पैक्टफुल हैं इसमें। हाँ, जैसे गाइड की शुरुआत में ही एक बहुत ही शानदार मेंटल मॉडल दिया गया है। एक चमकता हुआ 3D रुपया का सिंबल है, जिसके चारों तरफ कुछ गियर्स घूम रहे हैं। गियर्स जो पूरी मशीनरी को चलाते हैं। एग्जैक्टली। और बैकग्राउंड में एक बैंक की बड़ी सी तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। ये सीधा इशारा है कि आज हम अर्थव्यवस्था के उन सारे राजों को डीकोड करने वाले हैं। ये अप्रोच असल में बहुत कारगर है, क्योंकि अर्थशास्त्र सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे हमेशा एक क्यों और कैसे छिपा होता है। अगर हम उन विजुअल मॉडल्स को समझ लें तो ये पूरी अर्थव्यवस्था एक कहानी की तरह लगने लगती है। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। हमारे सोर्स में ना एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक विजुअल है। एक पुरानी धूल भरी किताब रखी है और उसके बगल में एक विंटेज कैलकुलेटर है। हाँ, और वहां से एक रास्ता भी निकल रहा है। हाँ, एक आधुनिक 3D रास्ता जो सीधे आज की शानदार NSO बिल्डिंग तक जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि आज तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, इतना सारा डेटा है, लेकिन ये राष्ट्रीय आय को गिनने का सिलसिला उस दौर में शुरू कैसे हुआ जब ये सब कुछ था ही नहीं? इसकी शुरुआत का इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने की हिम्मत 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1867? बाप रे, ये तो बहुत पुरानी बात है। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। कोई आधुनिक तकनीक नहीं, कोई देशव्यापी डेटा कलेक्शन सिस्टम नहीं। उन्होंने पूरी तरह से अपनी मैन्युअल रिसर्च के दम पर यह काम किया। सच है? बिना किसी सिस्टम के? बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए सालाना थी। सिर्फ 20 रुपए सालाना? 20 रुपए? आज के समय में तो इतने में सड़क किनारे एक ढंग की चाय और बिस्कुट भी नहीं मिलता। सोचिए उस समय क्या हालात रहे होंगे। हाँ, पर यहाँ इस गाइड में ना एक बहुत ही मजेदार देसी ट्रिक दी गई है जो मुझे बड़ी पसंद आई। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ये फैक्ट याद रखने की ट्रिक है कि भारत की गरीबी का असली दादा बनकर उन्होंने अंग्रेजों का पर्दाफाश किया और बताया कि हमारी जेब में सिर्फ 20 रुपए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कैची ट्रिक है ना? दादा से दादा भाई नौरोजी और 20 रुपए उनकी बताई हुई आय बाहर ले जा रही हैं। राइट। खैर, इसके बहुत सालों बाद 1931-32 में डॉक्टर VKRV राव ने पहली बार इसे एक वैज्ञानिक तरीके से नापा। मतलब साइंटिफिक तरीके से? हाँ, साइंटिफिक तरीके से। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जो उस विजुअल में आधुनिक बिल्डिंग दिखाई गई है ना, आज ये सारा काम NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ये संस्था पूरे देश का डेटा इकट्ठा करती है। अच्छा, अब इसी डेटा कलेक्शन में एक और टर्म बार बार सामने आता है, जिसे आधार वर्ष या बेस ईयर कहते हैं, जो फिलहाल 2011-12 तय किया गया है। बिल्कुल, बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी रखना चाहूंगी। मान लीजिए 2011 में मेरे मोहल्ले में समोसे की कीमत 5 रुपए थी और मैंने उस कीमत को दिमाग में लॉक कर दिया। ठीक है। अब आज 2026 में अगर वही समोसा 15 रुपए का मिल रहा है, तो उस 2011 वाले लॉक किए गए भाव से ही मुझे पता चलेगा कि असली महंगाई कितनी बढ़ी है। क्या ये समझना सही है कि अर्थव्यवस्था को नापने के लिए भी हमें एक ऐसा ही लॉक किया हुआ साल चाहिए होता है? आपकी ये समोसे वाली एनालॉजी ना शुरुआत के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे एक कदम और आगे ले जाके देखना होता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब सिर्फ महंगाई नापना इसका मकसद नहीं है। असल मकसद है असली ग्रोथ को नापना। मान लीजिए 2011 में आपके देश ने 100 समोसे बनाए 5 रुपए के हिसाब से। आपकी अर्थव्यवस्था 500 रुपए की हुई। हाँ, 500 रुपए की इकोनॉमी। अब आज आपने फिर से 100 समोसे ही बनाए, लेकिन कीमत 15 रुपए हो गई है, तो आपकी अर्थव्यवस्था 1500 रुपए की दिखेगी। कोई भी राजनेता न्यूज पर आकर कह सकता है कि देखो, हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ गई। ओहो, मतलब असल में कोई नया समोसा तो बना ही नहीं, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ, बस महंगाई की वजह से नंबर बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल, यही वो भ्रम है। इसीलिए हमें एक आधार वर्ष की जरूरत होती है। जब हम आज के 100 समोसों को 2011 की 5 रुपए वाली कांस्टेंट प्राइस से गुणा करते हैं, तब पता चलता है कि असल में हमारी अर्थव्यवस्था आज भी 500 रुपए की ही है। कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्या बात है, ये तो सीधा सीधा आंखों में धूल झोंकने वाला काम है।
हाँ, राजनेता अक्सर करंट प्राइसेस या आज की कीमतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आंकड़े बड़े दिखें। लेकिन अर्थशास्त्री हमेशा बेस ईयर की बात करते हैं ताकि असली तस्वीर सामने आए। एग्जामिनर भी इसीलिए इस फैक्ट पर बार-बार जोर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी मिली इससे। खैर, अब हम उन दो जादुई शब्दों की तरफ बढ़ते हैं जिन पर पूरी की पूरी इकोनॉमी टिकी है। हाँ, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे गाइड के विजुअल में ना एक तरफ भारत का 3D चमकता हुआ नक्शा है जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा है, और दूसरी तरफ एक पासपोर्ट रखा है जिसके चारों ओर दुनिया भर के अलग अलग लोग खड़े हैं। जमीन बनाम खून। हाँ, कहा जा रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ घरेलू यानी डोमेस्टिक और राष्ट्रीय यानी नेशनल के बीच का खेल है। पर क्या सच में ये इतना आसान है? बिल्कुल आसान है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। तो अगर मैं इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो क्या घरेलू का मतलब मेरे घर की चारदीवारी है और राष्ट्रीय का मतलब मेरा वो परिवार है जो चाहे 7 समंदर पार रहता हो लेकिन है तो मेरा ही खून? आपकी ये तुलना काफी हद तक काम करती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा तकनीकी पेच है। वो क्या? जब हम घरेलू या डोमेस्टिक की बात करते हैं तो वो ताला लगा हुआ चमकता नक्शा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है भारत की भौगोलिक सीमा, आपके घर की चारदीवारी। ठीक है, जमीन की बाउंड्री। हाँ, इस चारदीवारी के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वो आपका घरेलू उत्पादन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उत्पादन कौन कर रहा है। यहीं पर तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो विजुअल है उसमें भारत के नक्शे के अंदर सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी सी बाल्टी रखी है। बिल्कुल, और वो बाल्टी नक्शे के अंदर है। तो ट्रिक ये है कि पैसा अगर भारत की जमीन पर पैदा हुआ है तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, चाहे घर का बेटा पैसा कमाए या कोई विदेशी कंपनी जैसे सैमसंग भारत में आकर कमाए। जमीन हमारी तो जीडीपी की बाल्टी में सिक्का हमारा। एकदम सही। जीडीपी सिर्फ बाउंड्री या जमीन का नियम देखती है। उसे इससे रत्ती भर भी मतलब नहीं है कि मुनाफा कमाने वाला इंसान किस देश का नागरिक है। तो जरा एक मजेदार और एक्सट्रीम सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कल रात को कोई एलियन अपना स्पेसशिप लेकर भारत की जमीन पर उतर जाए। एलियन? अच्छा, चलिए मान लेते हैं। हाँ, और वो यहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस शुरू कर दे और करोड़ों रुपए कमाने लगे, तो क्या उस एलियन की कमाई भी भारत की जीडीपी में जुड़ेगी? अगर हम अर्थशास्त्र के नियमों को बिल्कुल सख्त तरीके से लागू करें ना, तो इसका जवाब है हाँ। सच में? एलियन की कमाई भी? बिल्कुल, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा कहती है कि भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके जो भी वैल्यू पैदा होती है वो जीडीपी है। उस एलियन ने भारत की जमीन का इस्तेमाल किया, यहाँ की बिजली, पानी या इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, इसलिए जो भी उत्पादन हुआ वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर हुआ, तो तकनीकी रूप से वो हमारी जीडीपी का हिस्सा बन जाएगा। ये तो कमाल है। एलियंस का भी हमारी इकोनॉमी में स्वागत है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे शब्द के साथ, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, ये थोड़ा अलग है। हमारे गाइड में इसका जो विजुअल है उसमें एक ग्लोब बना है, वहां से कुछ रस्सियों के जरिए पैसा भारत की तरफ खींचा जा रहा है और कुछ फैक्ट्रियों को उठाकर भारत से बाहर फेंका जा रहा है। हाँ, क्योंकि जीएनपी जमीन का नहीं बल्कि खून या नागरिकता का नियम है। अच्छा, मतलब यहाँ पासपोर्ट काम आता है? बिल्कुल। जब हम जीएनपी निकालते हैं तो हमें उस एलियन को या उन विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है। और इसके लिए गाइड में एक बहुत ही जबरदस्त देसी ट्रिक है जो मुझे बहुत पसंद आई। भगाओ और बुलाओ। भगाओ और बुलाओ। हाँ, ये काम की ट्रिक है। मतलब जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं उन्हें यहाँ से भगाओ, यानी उनका पैसा माइनस कर दो, क्योंकि वो मुनाफा अपने देश ले जाएंगे। और जो भारतीय बाहर के देशों में कमा रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई, अगर वहां से पैसा भारत भेजते हैं तो उन्हें बुलाओ, यानी उनका पैसा प्लस कर दो। यही इसका मुख्य फॉर्मूला है। जीडीपी में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। राइट। अगर हमारे लोग बाहर से ज्यादा पैसा ला रहे हैं और विदेशी यहां से कम ले जा रहे हैं तो हमारा जीएनपी बढ़ जाएगा। और यहीं पर एग्जाम में बच्चे अक्सर फंसते हैं, जो स्लाइड 6 का 2x2 टेबल है। वो ट्रैप वाला टेबल ना? हाँ, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में है तो वो हमारी जीडीपी में तो जुड़ेगी, लेकिन हमारी जीएनपी में नहीं। और अगर कोई भारतीय दुबई में काम कर रहा है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हमारी जमीन पर नहीं है, लेकिन वो हमारी जीएनपी का हिस्सा जरूर है, क्योंकि वो हमारा नागरिक है। क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब समझ आ गया, हमारे सोर्स में एक विलेन की एंट्री होती है। अरे, अर्थव्यवस्था की कहानी में बिना विलेन के काम कैसे चलेगा? वो तो है।
गाइड में एक बड़ा ही जादुई 3D फिल्टर मशीन का विजुअल है। ऊपर से सकल यानी ग्रॉस लिखे हुए भारी भरकम ब्लॉक मशीन में डाले जा रहे हैं। बीच में मशीन के गियर्स जोर जोर से घिस रहे हैं, वहां से धुआं निकल रहा है, कुछ टूट फूट हो रही है। और नीचे से क्या निकल रहा है? नीचे से एकदम साफ शुद्ध यानी नेट तरल पदार्थ निकल रहा है। ये सकल से शुद्ध का सफर क्या है? अगर मैं इसे अपनी जॉब से जोड़ूं तो क्या ये टैक्स कटने जैसा है? टैक्स कटने जैसा। जैसे कंपनी मुझे ग्रॉस सैलरी ऑफर करती है, लेकिन फिर टैक्स वाला विलन अपना हिस्सा काट लेता है और मेरे हाथ में सिर्फ नेट सैलरी आती है। आपकी ये ग्रॉस और नेट सैलरी वाली एनोलॉजी ना कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए अच्छी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के स्तर पर ये विलन टैक्स नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। अच्छा, तो फिर ये विलन कौन है? इस विलेन का नाम है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन या घिसावट। घिसावट मतलब मशीनें पुरानी हो रही हैं वो? हाँ, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला और एक बहुत महंगा पिज्जा ओवन खरीदा। ठीक है। खरीद लिया। अब 1 साल में आपने उस ओवन से 10 लाख रुपए के पिज्जा बेचे। ये आपकी सकल या ग्रॉस कमाई है। लेकिन उस 1 साल में वो ओवन लगातार चला, उसके कुछ पुर्जे खराब हुए, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ी और उसकी ओवरऑल उम्र कम हो गई। हाँ, घिस तो जाएगी मशीन। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए उस मशीन की घिसावट या टूट फूट का नुकसान है। तो क्या आप असल में 10 लाख रुपए अमीर हुई? नहीं, क्योंकि मुझे उस ओवन को ठीक रखने के लिए या भविष्य में नया ओवन खरीदने के लिए वो 1 लाख रुपए अलग रखने पड़ेंगे। तो मेरी असली कमाई सिर्फ 9 लाख रुपए ही बची। बिल्कुल, और यही वो शुद्ध या नेट कमाई है। देश की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है। हम 1 साल में बहुत सारे पुल, मशीनें, गाड़ियां बनाते हैं जो कि ग्रॉस हैं, लेकिन पुरानी मशीनें, पुरानी गाड़ियां, पुराने पुल उसी समय टूट भी रहे होते हैं। अच्छा, तो ये बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, तो अगर हम जीडीपी में से देश भर की इस घिसावट या मूल्यह्रास को हटा दें तो हमें मिलता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर जीएनपी में से इसे हटा दें तो मिलता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओ, अब जाके उस 3D फिल्टर मशीन का मतलब पूरी तरह समझ आया। ऊपर से जो ग्रॉस की कमाई डाली गई, मशीन की घिसावट ने उसमें से अपना हिस्सा खा लिया, और नीचे से जो शुद्ध कमाई निकली वही हमारी असली दौलत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस पूरी चर्चा के अल्टीमेट बॉस तक। हमारे सोर्स में एक बहुत ही ग्रैंड विजुअल है। एक शानदार 5 स्टार वाली सुनहरी ट्रॉफी रखी है जिस पर लिखा है NNP@FC। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का सबसे अहम पड़ाव है। और उसके साथ ही एक सोने का पिज्जा या पाए चार्ट है जिसे नीचे खड़ी भीड़ में बांटा जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की असली राष्ट्रीय आय क्या है, तो वो सिर्फ जीडीपी या जीएनपी नहीं है। तो फिर क्या है? वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये महासवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। और इसके लिए गाइड में जो ट्रिक दी है ना, वो दिमाग में छापने वाली है। असली कमाई वो है जो एकदम शुद्ध हो और जिसे राष्ट्र के लोगों ने कमाया हो। एग्जैक्टली। नेट और नेशनल मतलब कोई घिसावट नहीं, कोई विदेशी पैसा नहीं, एकदम शुद्ध देसी कमाई। सही कहा। अब जब हमें पूरे देश की वो शुद्ध देसी कमाई मिल गई है तो हमें ये भी तो देखना होगा कि एक आम इंसान के हिस्से में कितना आ रहा है। हाँ, वही वो सोने का पिज्जा है जिसे भीड़ में बांटा जा रहा है। इसे हम पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पूरे देश की कुल राष्ट्रीय आय को लीजिए और उसे देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए। मतलब पूरे देश की कमाई को घर के हर एक सदस्य में बराबर बराबर बांट देना। गाइड के फैक्ट्स के मुताबिक हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा की है और सबसे कम बिहार की है। हाँ, ये आंकड़े हमेशा ऐसे ही आते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। अगर गणित के हिसाब से गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि गोवा की सड़कों पर घूमने वाला हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति बहुत अमीर है? क्या वहाँ कोई गरीब नहीं है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और यहीं पर हमें आंकड़ों के तिलिस्म को समझना होता है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ एक गणितीय औसत है, यानी एवरेज है। मतलब ये असली तस्वीर नहीं है? नहीं, ये जमीनी हकीकत नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कमरे में 9 आम लोग बैठे हैं और हर कोई महीने का 10,000 रुपए कमाता है, तो उस कमरे की औसत आय 10,000 हुई। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। अब अचानक उस कमरे में मुकेश अंबानी आकर बैठ जाएं। अरे फिर तो उस कमरे की औसत आय करोड़ों अरबों में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, गणित के हिसाब से उस कमरे का हर इंसान करोड़पति हो गया।
लेकिन क्या असलियत में उन 9 लोगों की जिंदगी में 1 रुपए का भी बदलाव आया? बिल्कुल नहीं, वो तो अभी भी 10,000 ही कमा रहे हैं। इसीलिए गोवा की उच्च प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये नहीं है कि वहां गरीबी नहीं है। ये औसत का आंकड़ा अक्सर आय की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी को बड़ी चालाकी से छुपा लेता है। अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब वहीं का वहीं है, लेकिन औसत निकालने पर सब कुछ बहुत शानदार दिखता है। बाप रे, ये तो सच में एक आई ओपनर है। मतलब आंकड़े कैसे एक पूरी कहानी को छुपा सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इकोनॉमी पढ़ते वक्त ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। चलिए अब हम अपनी इस गहन चर्चा के आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार मेंटल मॉडल पर आते हैं। एक प्रोडक्ट की फैक्ट्री से लेकर सुपरमार्केट तक की यात्रा। इस विजुअल में एक ट्रक है जो फैक्ट्री से निकलता है। फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस का सफर। हाँ, और रास्ते में एक टोल नाके पर उस ट्रक के ऊपर एक बहुत ही भारी पत्थर रख दिया जाता है। फिर वो ट्रक आगे बढ़ता है, जहां सरकार उसे एक हरी झंडी दिखाती है, या यूं कहें कि एक बूस्टर देती है, और अंत में वो ट्रक सुपरमार्केट पहुंचता है। ये यात्रा ये समझने के लिए है कि किसी चीज की असली कीमत और जो कीमत हम चुकाते हैं उसमें क्या फर्क है। इसे फैक्टर कॉस्ट बनाम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो ये फैक्ट्री वाला कॉस्ट क्या है? जब ट्रक फैक्ट्री से निकलता है तो उस समय उसकी कीमत होती है फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत। इसमें सिर्फ वो खर्चा शामिल है जो फैक्ट्री के अंदर हुआ, जैसे मजदूरों की पगार, कच्चा माल, बिजली का बिल और फैक्ट्री के मालिक का मुनाफा। लेकिन जैसे ही वो ट्रक फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलता है, सरकार अपना डंडा लेकर खड़ी होती है। वो जो टोल नाके पर भारी पत्थर रखा गया था, वो दरअसल अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स लगने से उस सामान की कीमत अचानक बहुत महंगी हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी सरकार को लगता है कि टैक्स लगने के बाद ये सामान इतना महंगा हो गया है कि आम गरीब आदमी से खरीद ही नहीं पाएगा। जैसे गैस सिलेंडर या किसानों के लिए खाद। एकदम सही। तो फिर सरकार उस ट्रक को एक सब्सिडी का बूस्टर या छूट देती है। सरकार कहती है कि चलो 200 रुपए हम अपनी जेब से भर देंगे, तुम ग्राहक से मत लेना। तो फाइनली सुपरमार्केट में जो कीमत का टैग हमें दिखता है ना, यानी मार्केट प्राइस, हाँ। उसकी कहानी ये है कि फैक्ट्री के खर्चे में टैक्स का भारी बोझ जोड़ा गया, हाँ। और फिर सरकार ने जो सब्सिडी की छूट दी उसे घटा दिया गया। तब जाके वो फाइनल कीमत बनती है जो हम अपनी जेब से चुकाते हैं। एकदम सही लॉजिक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। जी पूछिए। सोचिए, अगर सरकार कल से ये सब्सिडी नाम की छूट देना पूरी तरह बंद कर दे, तो आम जनता पर क्या असर होगा? अगर वो सब्सिडी वाला बूस्टर बंद हो जाए तो सीधा सा मतलब है कि वो जो टैक्स का भारी पत्थर ट्रक पर रखा था, उसका पूरा का पूरा बोझ सीधे ग्राहक के सिर पर आ गिरेगा। मार्केट प्राइस में एकदम से भूचाल आ जाएगा और हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। यही कारण है कि अर्थशास्त्रियों के लिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का ये अंतर समझना इतना जरूरी होता है। ये सीधा तय करता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी महंगी या सस्ती होने वाली है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि इस पूरे सफर को एक बार समेट लिया जाए। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिना किसी भारी गणित या फॉर्मूले के अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ 4 आसान कदमों में डिकोड करें, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जमीन के नियम से, यानी जीडीपी से। सही। फिर हम इसमें विदेशी लेन देन को मिलाते हैं, यानी जो भारतीय बाहर कमा रहे हैं और जो विदेशी यहां से ले जा रहे हैं, तो हम पहुंचते हैं जीएनपी पर। बिल्कुल। फिर हम इस सकल कमाई में से टूट-फूट और घिसावट वाले विलेन को हटा देते हैं, तो हम अर्थव्यवस्था के अल्टीमेट बॉस यानी एनएनपी पर पहुंच जाते हैं। और श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है या सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। तो फिर इसका रियल लाइफ यूज क्या है? इसकी असली ताकत तब समझ आती है जब अगली बार न्यूज चैनल पर कोई राजनेता खड़े होकर जीडीपी के बड़े बड़े आंकड़े पेश करेगा। तब आप सिर्फ उस बड़े नंबर से इंप्रेस नहीं होंगे। राइट, हम सवाल पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकेंगे कि भाई जीडीपी तो ठीक है, लेकिन हमारी असली और शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी क्या है? क्या इस ग्रोथ में हमारी मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की घिसावट का नुकसान भी छुपा है? क्या इस औसत आय के पीछे की जो असमानता है उसे भी एड्रेस किया गया है? बिल्कुल, असली ज्ञान वही है जो हमें सही सवाल पूछना सिखाए। इस पूरी पिक्चर के पीछे की कहानी को समझते हैं कि महंगाई आखिर है क्या और ये पर्दे के पीछे से कैसे काम करती है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अरे सब्जी महंगी हो गई या पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई आ गई। क्या यही पूरी सच्चाई है? इस सवाल का जवाब बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि महंगाई का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना है। लेकिन अगर हम इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो महंगाई का असली मतलब है पैसे की क्रय शक्ति।
जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं ना, हाँ, उसका गिर जाना। ओके, मतलब पैसे की ताकत कम हो जाना। बिल्कुल। इसे ना एक तराजू की तरह सोच सकते हैं। हाँ, एक ऐसा तराजू जहां एक पल्ले पर 100 रुपए का नोट रखा है और दूसरे पल्ले पर सामान। अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो 100 रुपए के नोट के सामने वाले पल्ले पर पूरा एक झोला भर के ताजी सब्जियां आ जाती थी। एकदम सही। और आज के समय में देखें तो 100 रुपए का नोट तो वही है, लेकिन दूसरे पल्ले पर सिर्फ 1 किलो लाल टमाटर रखा है। मतलब जेब में पैसा तो उतना ही है, पर झोले में सामान कम हो गया। यही सबसे बड़ा फंडा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम हमेशा महंगाई को सामान के नजरिए से देखते हैं, पैसे के नजरिए से नहीं। जब पैसा कमजोर होता है ना, तो हमें उसी सामान को खरीदने के लिए ज्यादा नोट खर्च करने पड़ते हैं। ओह, अच्छा। तो गलती टमाटर की नहीं है, गलती हमारे 100 के नोट की है जो कमजोर हो गया है। बिल्कुल। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्थिति पैदा कैसे होती है। मतलब एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में अचानक पैसे की ताकत कम क्यों होने लगती है? तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला है मांग प्रेरित महंगाई, जिसे इंग्लिश में हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल, इसको अगर मैं विजुअलाइज करूं तो ये ऐसा है जैसे बाजार में एक छोटा सा डिब्बा रखा है और उसके पीछे पैसों की गड्डियां लिए हुए एक बहुत बड़ी भीड़ भाग रही है। हाँ, बिल्कुल वैसी इमेज है। मतलब बाजार में सामान या सप्लाई कम है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है और सबके सब उसी लिमिटेड सामान को खरीदना चाहते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी बात पे मेरे दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट आ रहा है। बताइए क्या एक्सपेरिमेंट है? मान लेते हैं कि सरकार कल रातों रात देश के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दे, तो क्या हम सब अचानक से अमीर हो जाएंगे? या हम खुद ही इस डिमांड पुल महंगाई को न्योता देकर उस 1 करोड़ की वैल्यू 0 कर देंगे? बहुत ही क्लासिक सवाल है ये। और मजे की बात है कि इतिहास बताता है कि जब भी किसी देश ने बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा छापा है और लोगों में बांटा है ना, तो वहां बर्बादी ही आई है। अच्छा, मतलब वो कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर सबके पास अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं, तो हर कोई कार, बड़ा घर और महंगे फोन खरीदना चाहेगा। लेकिन रातों रात कारें या घर तो बन नहीं सकते ना, सामान तो उतना ही रहेगा। हाँ, फैक्ट्री रातों रात तो खड़ी नहीं होगी। सही कहा। तो नतीजा ये होगा कि जो कार पहले 10 लाख की थी, उसे खरीदने के लिए लोग 1 करोड़ देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है और कारें लिमिटेड हैं। इसी को डिमांड पुल महंगाई कहते हैं, जहां बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान का पीछा कर रहा होता है। समझ गई। तो ये तो हो गया डिमांड का खेल। और दूसरा कारण जो अर्थव्यवस्था को परेशान करता है वो है लागत प्रेरित, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, इसका सीधा संबंध इस बात से है कि सामान को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए। इसमें डिमांड का कोई रोल नहीं है ना? एकदम सही पकड़ा। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह देख सकते हैं। मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक कच्चे तेल के काले बैरल महंगे हो जाते हैं। अब इसका असर क्या होगा? पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। बिल्कुल। और जब डीजल महंगा होगा तो किसानों के खेतों से या फैक्ट्रीज से सब्जी मंडी तक सामान लाने वाले ट्रकों का किराया बढ़ जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो उस सब्जी की गाड़ी पर रखे टमाटर की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ओहो, यानी यहाँ बाजार में भीड़ नहीं बढ़ी है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया है, बल्कि पीछे से आने वाले कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की लागत ने कीमत बढ़ा दी है। तो महंगाई के ये 2 बड़े चेहरे हैं, या तो डिमांड बढ़ जाए या लागत बढ़ जाए। एकदम सटीक समरी है। अब जब हम समझ गए हैं कि महंगाई कैसे आती है, तो मुझे एक स्पीडोमीटर का ख्याल आ रहा है। जैसे गाड़ी में स्पीड नापने वाला कांटा होता है ना, वैसे ही अर्थव्यवस्था की सेहत नापने के लिए भी एक महंगाई का स्पीडोमीटर होता है शायद। हाँ, सही कहा आपने। और इस स्पीडोमीटर को अर्थशास्त्रियों ने 4 अलग-अलग रेंजों में बांटा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तय करता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले है रेंगती हुई महंगाई, जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। रेंगती हुई मतलब एकदम स्लो स्पीड में। हाँ, ये आमतौर पर 2% से 3% के बीच होती है। और शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये 2 से 3% की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 1 मिनट रुकिए। मतलब महंगाई अच्छी है? मुझे हमेशा लगता था कि 0% महंगाई या चीजों का सस्ता होना सबसे अच्छा होता है। बहुत लोग यही सोचते हैं। अगर थोड़ी सी महंगाई अच्छी है तो ये तो बिल्कुल शरीर के उस हल्के बुखार की तरह है जो बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और शरीर जिंदा है। अगर वाह, बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये।
असल में 0% महंगाई या कीमतें कम होना, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर? वो कैसे? सोचिए, अगर किसी बिजनेसमैन को पता हो कि अगले साल उसके बनाए हुए सामान की कीमत बाजार में कम हो जाएगी या वैसे ही रहेगी, तो वो नई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? वो नए लोगों को नौकरी क्यों देगा? हाँ, कोई फायदा ही नहीं दिखेगा उसे। बिल्कुल, मुनाफे की उम्मीद और कीमतों में हल्की सी बढ़ोतरी तो वो इंसेंटिव है जो फैक्ट्रियों को चालू रखती हैं। इसलिए एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए 2 से 3% महंगाई की हल्की ड्राइव चाहिए होती है। समझ गई। लेकिन गाड़ी हमेशा रेंगती तो नहीं रह सकती ना? जब ये स्पीडोमीटर आगे बढ़ता है और कांटा 3% से 10% के बीच पहुंचता है, तब क्या होता है? तब हम इसे चलती हुई या वॉकिंग या कभी-कभी ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी की घंटी है, मतलब एक वार्निंग बेल। ओके, मतलब अब सावधान होना पड़ेगा। हाँ, ये स्पीडोमीटर का पीला सिग्नल है जो कह रहा है कि अब संभल जाओ, वरना गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और अगर सरकार या सेंट्रल बैंक नहीं संभाला तो? कांटा सीधा लाल जोन में चला जाता है। 10% से 20% की स्पीड, जिसे दौड़ती या कूदती हुई यानी गैलेपिंग महंगाई कहते हैं, जहां आम आदमी का बजट पूरी तरह चरमरा जाता है। बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। लेकिन हमने शो की शुरुआत में जिस बोरी वाले पैसे की बात की थी, वो कौन सा जोन है? क्योंकि वो तो 10-20% से भी ज्यादा भयंकर लग रहा था। हाँ, वो तो स्पीडोमीटर का टूट जाना है। उसे अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जब महंगाई दर 100% या उससे भी कई गुना ऊपर चली जाए। 100%? बाप रे! हाँ, यहाँ पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बचती। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में यही हुआ था। लोग सच में बोरी में पैसा भरकर ले जाते थे और जेब में सामान लाते थे। लोग पैसे गिनने की बजाय उसे वजन करने लगे थे तराजू पे। वजन करने लगे थे, मतलब पैसा कागज के टुकड़े से भी बदतर हो गया था। ये तो एकदम किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है, जहां सब कुछ तबाह हो रहा है। एकदम वैसा ही सीन होता है वो। बस। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश का स्पीडोमीटर इस पीले या लाल जोन की तरफ भागने लगे, तो ब्रेक कौन लगाएगा? इस महंगाई रूपी विलेन को रोकने के लिए कोई तो सिस्टम होगा ना? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है देश के असली बॉस की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की। आ गए हमारे सुपर हीरो। बिल्कुल। जब बाजार में पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे तरलता या लिक्विडिटी कहते हैं, तब आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यानी अपने हथियारों के ब्रीफकेस के साथ मैदान में उतरता है। ओके, तो आरबीआई का काम है उस गर्मी को कम करना। हाँ, आरबीआई का एक ही लक्ष्य होता है, बाजार से इस अतिरिक्त पैसे की गर्मी को सोख लेना। तो चलिए फिर आरबीआई के इस वीआईपी ब्रीफकेस को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से हथियार हैं। पहला हथियार जो मुझे नजर आ रहा है वो है सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात जिसे कहते हैं। बिल्कुल। सीआरआर का नियम कहता है कि देश के हर कमर्शियल बैंक को, जैसे कि एसबीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया, उनको अपने पास जमा हुए कुल पैसे का एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लेते हैं 4.5%, वो आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। ओके, एक फिक्स्ड हिस्सा आरबीआई के पास जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ नकद या कैश के रूप में होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, अगर मैं एक बैंक चला रही हूँ तो मैं अपना कैश आरबीआई के पास क्यों रखूं? बैंक्स तो लोन देकर पैसे कमाते हैं ना। अगर मुझे अपना करोड़ों रुपया सिर्फ कैश में आरबीआई के पास रखना पड़े, जिस पर मुझे शायद कुछ खास रिटर्न भी ना मिले, तो ये तो मेरे बिजनेस को कमजोर करने वाली बात हुई। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। तो आरबीआई बैंकों को ये सजा क्यों देता है? देखिए, ये सजा नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को दिवालिया होने से बचाने का एक सुरक्षा जाल है। इसे ऐसे समझते हैं, बैंकों के पास जो पैसा है वो जनता का है। हाँ, हमारा और आपका पैसा है। अब अगर किसी दिन बाजार में ये अफवाह फैल जाए कि फलां बैंक डूबने वाला है, तो लोग घबरा कर अपना सारा पैसा एक साथ निकालने दौड़ पड़ेंगे। इसे बैंक रन कहते हैं। अच्छा, सब एक साथ एटीएम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और अगर बैंक ने अपना सारा पैसा पब्लिक को लोन में दे रखा है, तो वो लोगों को नकद वापस कैसे करेगा? इसीलिए आरबीआई कहता है कि थोड़ा सा पैसा हमारे पास रिजर्व रखो, ताकि ऐसी इमरजेंसी में ग्राहकों को कुछ कैश तुरंत दिया जा सके और पैनिक को रोका जा सके। ओहो, तो बेसिकली सीआरआर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कोई भी किराएदार अपने मकान मालिक, जो यहाँ आरबीआई है, उसको घर लेने से पहले देता है, ताकि कल को अगर वो किराएदार बिना बताए भाग जाए
तो मकान मालिक के पास कुछ तो कब्जा रहे। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब इसी से जुड़ा दूसरा हथियार है SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। ये क्या बला है? सही पकड़े। देखिए, सीआरआर का पैसा तो आरबीआई के पास जाता है, लेकिन एसएलआर का पैसा बैंक को अपने ही पास एक अलग गुल्लक में सुरक्षित रखना होता है। अच्छा, ये बैंक के पास ही रहता है। हाँ, नियम ये है कि बैंक को अपने कुल जमा के एक बड़ा हिस्सा, जैसे मान लीजिए 18%, इस इमरजेंसी फंड में रखना होगा। और ये सिर्फ नकद नहीं, बल्कि गोल्ड यानी सोना या सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स के रूप में भी हो सकता है। ओके, मतलब इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बैंक इस पैसे को पब्लिक को लोन के रूप में नहीं बांट सकते। इस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है। ओ, ये एनालॉजी बहुत काम की है। मतलब CRR वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो मकान मालिक यानी RBI के पास चला गया, और SLR घर के अंदर चावल के डिब्बे में छुपाया गया वो इमरजेंसी फंड है जिसे आप चाहकर भी अपने दोस्तों को उधार नहीं दे सकते। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाया आपने। दोनों का मकसद यही है कि बैंक पूरी तरह से खाली ना हो जाए। समझ गई। अब जब बैंकों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया और अपनी गुल्लक भी बना ली, उसके बाद जो पैसा बचता है उसी से वे अपना रोजमर्रा का बिजनेस करते हैं, मतलब जनता को लोन देते हैं। एकदम सही। लेकिन बैंकिंग ना एक रोज का काम है। करोड़ों रुपए रोज आते जाते हैं। तो कभी कभी बैंकों के पास अचानक कुछ दिनों के लिए पैसे की कमी हो जाती है, तब वे क्या करते हैं? तब आता है ब्रीफकेस का सबसे शक्तिशाली और वीआईपी हथियार। हथियार नंबर 3, रेपो रेट। मुझे लगता है हर किसी ने न्यूज में रेपो रेट का नाम तो जरूर सुना ही होगा। हाँ, ये तो न्यूज की हेडलाइंस में ही रहता है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म या अल्पकाल के लिए लोन देता है। मान लीजिए किसी बैंक को 2 से 14 दिन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। कटोरा लेके कि भाई पैसे दे दो। हाँ, कुछ ऐसी समझ लीजिए। आरबीआई उसे पैसा तो दे देगा, लेकिन उस पर जो ब्याज लेगा वही रेपो रेट है। लेकिन यहाँ एक कैच है, RBI ऐसे ही खैरात में पैसा नहीं बांटता। तो क्या शर्त होती है? बैंकों को इसके बदले अपनी कोई सरकारी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स RBI के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। मतलब रेपो रेट किसी दोस्त से 2 दिन के लिए बाइक मांगने जैसा है, जहां आपका दोस्त कहता है कि बाइक तो ले जा पर अपनी महंगे घड़ी मेरे पास गिरवी रख जा। हाँ हाँ, एकदम सही। और इसी के साथ एक और हथियार का नाम आता है बैंक दर या बैंक रेट। अक्सर लोग रेपो रेट और बैंक दर में कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी। हाँ, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, लेकिन दोनों में समय और गिरवी रखने का अंतर है। वो कैसे? जहां रेपो रेट कुछ दिनों के लिए है और उसमें गिरवी रखना जरूरी है, वहीं बैंक दर लंबे समय या दीर्घकाल के लिए लिया गया लोन है, और इसमें बैंक को आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी यानी नो कोलैटरल कुछ नहीं रखना पड़ता। ओह, ये तो बिल्कुल किसी एजुकेशन लोन की तरह लग रहा है, जहां पढ़ाई के लिए लंबे समय का लोन मिलता है और कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अच्छा, रेपो रेट का एक जुड़वा भाई भी है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या चक्कर है? ये तो नाम से ही साफ है, रिवर्स मतलब उल्टा। इस बार बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले रहे हैं, बल्कि मान लीजिए उनके पास वीकेंड या छुट्टी के कारण करोड़ों रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा है बैंकों के पास। तो वे अपना वो अतिरिक्त पैसा ले जाकर आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और बदले में आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। लेकिन एक बात बताइए, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा RBI को क्यों देंगे? वो उस पैसे को आम जनता को पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर देकर 15-20% का भारी ब्याज क्यों नहीं कमा लेते? RBI के पास रखने पर तो उन्हें बहुत कम ब्याज मिलेगा ना। यही तो सारा खेल है। जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा पहुंच गया है और महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा देता है। ओके, लालच देता है बैंकों को। बिल्कुल। बैंक मैनेजर सोचते हैं कि जनता को लोन देने में रिस्क है, पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर वो पैसा आरबीआई के पास पार्क कर दें तो उन्हें बिना किसी रिस्क के एक फिक्स्ड और सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। स्मार्ट मूव। तो बैंक अपना पैसा मार्केट में फेंकने के बजाय आरबीआई की तिजोरी में वापस भेज देते हैं, और इसी तरह बाजार से तरलता या लिक्विडिटी सोख ली जाती है। वाओ, ये एक लालच देकर पैसे वापस खींचने वाली बेहतरीन तरकीब है। अब हमारे सामने ये सारे हथियार टेबल पर रखे हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर। सारे हथियार तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मुंबई के एक एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठा RBI गवर्नर इन हथियारों का इस्तेमाल करके
देश के किसी दूर दराज गांव की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत कैसे कम कर देता है? इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। इसे हम द मास्टर ट्रिक या लॉजिक की चेन कहते हैं। लॉजिक की चेन सुनने में ही मजेदार लग रहा है। इसे समझने के लिए एक रिमोट कंट्रोल की कल्पना कर सकते हैं। इस रिमोट पर 2 बटन हैं, एक प्लस और एक माइनस। इसे द प्लस माइनस रूल कहते हैं। प्लस और माइनस, ओके। अगर देश में महंगाई है, यानी बाजार में पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा है और इसे सोखना है, तो आरबीआई अपने रिमोट का प्लस बटन दबाकर सारे रेट्स, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर सबको बढ़ा देगा। और यहीं से शुरू होती है गिरते हुए डोमिनोज की वो चेन रिएक्शन। चलिए इस जादुई चेन को ना एक एक करके ट्रैक करते हैं। चलिए करते हैं। तो पहला डोमिनो गिरा, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा? जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, दूसरा डोमिनो गिरेगा। कॉमर्शियल बैंकों को अब आरबीआई से जो लोन मिलता था वो महंगा मिलेगा। ठीक है, पीछे से सप्लाई महंगी हो गई। हाँ, अब जब बैंकों को पीछे से ही पैसा महंगा मिल रहा है, तो वे अपनी जेब से तो नुकसान नहीं सहेंगे ना। बिल्कुल नहीं, कोई बिजनेस अपना नुकसान क्यों सहेगा? तो तीसरा डोमिनो गिरेगा, बैंक उस महंगे पैसे का बोझ पब्लिक पर डालेंगे। वो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें यानी हमारी ईएमआई बढ़ा देंगे। एकदम सही। और जब आम जनता के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो चौथा डोमिनो गिरेगा। वो कैसे? सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार जो शायद इस दिवाली नई कार लेने की सोच रहा था, वो देखेगा कि भाई ईएमआई तो बजट से बाहर जा रही है। वो कहेंगे कि अभी कार लेना ठीक नहीं है, 1 साल रुक जाते हैं। हाँ, लोग लोन कम लेंगे या अपने खर्चे टाल देंगे। बिल्कुल। और जब लाखों परिवार ऐसा सोचेंगे और लोन कम लेंगे, तो 5वां डोमिनो गिरेगा। बाजार में नया पैसा आना कम हो जाएगा, लोगों की जेब में पैसे की कमी होने लगेगी। और जिसके परिणाम स्वरूप छठा डोमिनो गिरेगा। जब जेब में पैसा कम होगा तो लोग सामान की मांग या डिमांड कम कर देंगे। याद है वो भीड़ जो उस छोटे से डिब्बे के पीछे भाग रही थी शो की शुरुआत में? हाँ, वही डिमांड पुल वाली भीड़। वो भीड़ अब अपने आप छटने लगेगी। कार की फैक्ट्रियों में ऑर्डर कम हो जाएंगे तो स्टील की डिमांड कम होगी, हर चीज की डिमांड नीचे आएगी। और अंततः आखिरी डोमिनो गिरेगा। जब बाजार में मांग ही नहीं होगी और सप्लाई वैसी रहेगी, तो सामान बेचने वाले मजबूर होकर अपनी कीमतें कम करेंगे और बूम, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ये दाम गिर गए। दिमाग के बत्ती जल गई एकदम। हाँ है ना कमाल की चीज। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। उल्टा कैसे? मान लीजिए देश में मंदी या रिसेशन आ गई, बाजार में सुस्ती है, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तब तो आरबीआई को पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में। बिल्कुल। तब आरबीआई रिमोट का माइनस बटन दबाएगा, वो सारे रेट्स घटा देगा। अच्छा, तो रेपो रेट कम होगा जिससे बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। हाँ, और वे पब्लिक को सस्ते ब्याज पर लोन देंगे। लोग ज्यादा लोन लेंगे तो बाजार में नया पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो मांग फिर से बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था वापस दौड़ने लगेगी। एकदम परफेक्ट लॉजिक है ये तो। अब मौद्रिक नीति का पूरा सार इसी संतुलन को बनाए रखने में है। ना तो स्पीडोमीटर को लाल जोन यानी महंगाई में जाने देना है, और ना ही गाड़ी को पूरी तरह रुकने यानी मंदी में जाने देना है। उस 2-3% की रेंगती हुई स्पीड को बरकरार रखना ही आरबीआई की असली कामयाबी है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमारे पास कुछ ऐसे दमदार कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब हम कभी नहीं भूलेंगे। 100 रुपए के नोट और टमाटर वाले झोले का तराजू जो बताता है कि महंगाई पैसे की ताकत गिरने का नाम है। बिल्कुल। फिर वो सीआरआर रूपी मकान मालिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट और एसएलआर रूपी घर की इमरजेंसी गुल्लक, दोस्त से मांगी गई बाइक यानी रेपो रेट और एजुकेशन लोन यानी बैंक दर, और अंत में वो जादुई प्लस माइनस रूल वाली डोमिनो इफेक्ट की चेन। सच में ये पूरी व्यवस्था किसी सिम्फनी की तरह एक साथ काम करती है। बेशक, लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम किसी एक ऐसे तो कल्पना कीजिए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो एक बिल्कुल नए स्टार्टअप की तरह था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसके पास सच कहें तो कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। हाँ, कोई पूंजी नहीं, बुनियादी ढांचा न के बराबर, लेकिन उसके जो कर्मचारी थे ना, मतलब देश के करोड़ों नागरिक, उनकी उम्मीदें आसमान पर थीं। सही बात है। तो इस नवजात स्टार्टअप को अगले कई दशकों तक चलाने के लिए एक बेहद मजबूत बिजनेस प्लान की जरूरत थी। और यही बिजनेस प्लान थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन किसी भी इतने बड़े प्लान को लागू करने से पहले ना, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर उस प्लान को बनाने वाले बॉस कौन थे। हाँ, मतलब इस देश रूपी स्टार्टअप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन था? बिल्कुल। तो नोट्स के मुताबिक
15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई राइट। और यही वो संस्था थी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। मैं यहाँ थोड़ा पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ही क्यों? देखिए, इतने विशाल देश में संसाधनों का बंटवारा करना कोई छोटा काम तो था नहीं। इसके लिए एक ऐसा केंद्र चाहिए था जिसके पास सीधे सरकार के शीर्ष स्तर का अधिकार हो। अच्छा, ताकि कोई भी मंत्रालय इन योजनाओं को हल्के में ना ले सके। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक पेंच था। वो क्या? 6 अगस्त 1952 को एक और संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम NDC कहते हैं। हाँ, मैंने नोट्स में देखा, स्रोत में तो इसे सुपर कैबिनेट का नाम दिया गया है। लेकिन मेरी एक उलझन है, बताइए। जब योजना आयोग पहले से ही काम कर रहा था तो फिर इस NDC की क्या जरूरत आ पड़ी? बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, अपनी उसी स्टार्टअप वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। ठीक है। योजना आयोग सिर्फ वो कोर टीम थी जो बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट बनाती थी, लेकिन उसे फाइनल पास करने की या अप्रूव करने की जो असली ताकत थी ना, वो NDC के पास थी। ओह, तो मतलब ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। एग्जैक्टली। NDC में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। अब क्योंकि योजनाओं को जमीन पर तो राज्यों को ही लागू करना है ना। हाँ, दिल्ली के कमरे में बैठ के पूरे देश का फैसला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसीलिए राज्यों की सीधी भागीदारी की वजह से ही NDC को सुपर कैबिनेट कहा गया। समझ गई। तो बॉस तय हो गए, अब बारी थी पहले कदम की। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। सही। और स्टडी टेक के नोट्स इसे खेत खलियान का दौर कहते हैं। मतलब इसका लॉजिक भी बहुत सीधा है। एक भूखे और नवस्वतंत्र राष्ट्र की सबसे पहली प्राथमिकता खाना और खेती ही तो होगी ना। बिना खाद्य सुरक्षा के आप किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इस पहली योजना का जो मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल था। और यहीं पर स्रोत में दी गई वो पहली देसी ट्रिक आती है जो मुझे बहुत मजेदार लगी। हाँ, वो ट्रिक सच में बहुत अच्छी है। तो ट्रिक ये है कि किसान ने अपने खेत में हरा भरा डामर